हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान और आप सबका स्वागत है यूनिस खान एजुकेशनल पोर्टल पर, जो एक कम्प्लीटली फ्री एजुकेशनल पोर्टल है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एमसीक्यूज़ अध्याय नंबर 3, धातु और अधातु। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे इसी चैप्टर के, और आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़। तो आइए, इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में आप जैसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपने लास्ट लेक्चर में देखी थी वो हमने यहाँ देखा था। उसके बाद अपना बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पार्ट 1, तो इसमें हम देखते हैं कि अपने कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे अपने क्विज को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिनमें एक धातु हमेशा रहता है। यानी कि अमलगम एक मिश्र धातु है और इन नीचे दिए गए में से कौन सी धातु हमेशा अमलगम में मिलेगी। तो आपको मैं बता दूं, अमलगम जो होता है वो एक मिश्र धातु होती है और इसमें हमेशा पारा होता है। यानी कि पारा की मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। देखो, ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता, हमने पढ़ा है जिंक ऑक्साइड, आपने कॉपर ऑक्साइड पढ़ा है, आपने पोटेशियम ऑक्साइड पढ़ा है, बट गोल्ड ऑक्साइड कभी नहीं बनता है। गोल्ड जो है हम क्या मान के चलते हैं, नोबल एलिमेंट मान के चलते हैं, इसीलिए इसका ज्वेलरी में उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका कभी संसारण नहीं होता है। तो गोल्ड कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। इसके अलावा आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, उसमें गोल्ड और प्लेटिनम सबसे नीचे आते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि जितनी भी ज्वेलरी होती है वो गोल्ड और प्लेटिनम की बनाई जाती है, और इसकी वजह से ये जो एलिमेंट है कॉस्टली भी सबसे ज़्यादा होते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी कि सबसे ज़्यादा विद्युत तेजी से किस में से चलेगी, एल्यूमिनियम में, सिल्वर में, कॉपर में या फिर आयरन में। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका ए जी, सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी जो होती है सबसे सर्वोत्तम सुचालक मानी जाती है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, यानी कि बॉक्साइट से हमें कौन सी धातु मिलती है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा या सोडियम। तो सबसे पहले तो आपको मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का ये फॉर्मूला होता है। अब आप देख पा रहे हो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट नजर आ रहा है आपको, कौन सी धातु नजर आ रही है, एल्यूमिनियम। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें ऑप्शन जो आपका आएगा वो सेकंड ऑप्शन एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है, तो आपने इस एल्यूमिनियम को क्लिक करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, कॉपर धातु होती है, निकल धातु होती है, आयरन धातु होती है, ये बचा एसबी को बोलते हैं एंटीमनी। तो ये एंटीमनी जो है ये एक उपधातु होती है। इसके बाद देखते हैं, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी कि गोल्ड जो अगर प्योर है तो उसको किस में व्यक्त करेंगे हम। तो प्योर गोल्ड कौन सा माना जाता है, 24 कैरेट का गोल्ड जो होता है वो प्योर माना जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है उसको समझाता हूँ आपको मैं। देखो, अगर आपने किसी ज्वेलरी शॉप से आपने कहा कि हमें 24 कैरेट का गोल्ड चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको 24 प्योर गोल्ड देने लग रहा है, 24 ग्राम गोल्ड बिल्कुल प्योर देने लग रहा है। अगर आप उनको ये कहते हो कि हमें 22 कैरेट का गोल्ड चाहिए, तो इसका मीनिंग ये होता है कि वो आपको 24 ग्राम अगर गोल्ड देता है, तो इस 24 ग्राम में 22 ग्राम उसमें गोल्ड होगा और बाकी 2 ग्राम उसके अंदर दूसरे एलिमेंट होंगे, जैसे कॉपर, जिंक वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 ग्राम इसमें जो होंगे अदर, यानी कि दूसरे धातु होंगे। सही बात आपकी। इसी तरह से आप ये बताइए, अगर आपको कोई गलती से 12 कैरेट दे दे, 12 कैरेट गोल्ड दे दे, और आपने कितना लेना है, 24 ग्राम लेना है। 24 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 24 का मतलब हम 24 कैरेट के हिसाब से कंपेयर करने लग रहे हैं। तो अगर आप 12 कैरेट गोल्ड लगते हो और आप कहते हो कि मुझे 24 ग्राम गोल्ड चाहिए बट 12 कैरेट वाली क्वालिटी वाला चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि उस 24 ग्राम में से 12 कैरेट का मतलब 12 ग्राम ही गोल्ड होगा और 12 ग्राम उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिली होगी। अब इसमें देखो, खेल देखते हैं क्या है इसमें, आपको कहाँ नुकसान होता है, आपकी नॉलेज की बात है ये। अब देखिए, अगर आपके पास, मान लेते हैं आपने मार्केट से गोल्ड बनवाया है, खासकर हम अपने घरों में देखते हैं कि हमें पहले से घर पे ज्वेलरी होती है, और हम किसी गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि उसको हम चेंज करवाना चाहते हैं, कुछ नया डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो वो क्या कहेगा, या आप उसको सेल करना चाहते हो एग्जाम्पल के तो अगर मान लो आपके पास 18 कैरेट गोल्ड है, 18 कैरेट वाला गोल्ड है, और आपका जो आभूषण है वो कितने ग्राम का है, 24 ग्राम। तो वो आपको ये कहेगा कि मैं इसमें से 18 ग्राम गोल्ड ही मानूंगा, बाकी आपका 6 ग्राम इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट जाएगा, इसका कोई भी रुपए नहीं मिलेगा।
अब देखो, आपके पास कितना सोना था, आपके अकॉर्डिंग था 24 ग्राम, और क्वालिटी कौन सी थी, 18 कैरेट की। तो वो आप जब उसको ये कहोगे ना कि हमें गोल्ड चाहिए, तो आपको क्या कहेगा कि आप कहोगे ना हम सेल करना चाहते हैं, इसके रुपए चाहिए, तो वो आपको सिर्फ 18 ग्राम के रुपए देगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्तल है, पित्तल क्या होता है, पित्तल एक आपको पता है मिश्र धातु होती है ना। तो पित्तल में कौन कौन सी चीज़ें होती है, पित्तल के अंदर आपको बताता हूँ मैं। इसमें तांबा होता है और इसमें जिंक होता है। तांबा यानी कि कॉपर और जिंक यानी कि Zn। तो ये जो कॉपर होता है ये होता है इसमें 66%, और बाकी जो आपका 23 या 33 या 34% आपका जिंक होता है। यानी कि जो पित्तल है वो कॉपर और जिंक की एक मिश्र धातु है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कॉपर जो है जिंक से 3 गुना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटा जा सकता है, आपने पढ़ा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो इसमें सोडियम पोटेशियम कहीं नजर नहीं आ रहे, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है आपका लिथियम। ये जानबूझ के दिया गया है ताकि आपको पता लगे भी लिथियम भी ऐसा एलिमेंट है जो चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि जनरली हम सोडियम का ज़्यादा याद रखते हैं। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ही ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नरम होते हैं और चाकू से काटे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक की पहचान मैंने आपको बताई थी। आयनिक का मीनिंग क्या होता है, आयनिक का मीनिंग ये होता है कि एक तो इसमें पॉजिटिव आयन होगा और दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव। अब आप देख सकते हो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम जो होता है उस पर +2 चार्ज होता है और क्लोरीन के पास -चार्ज। या फिर ऐसे कह दीजिए कि जब एक मेटल और एक नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तो कौन सा आयन बनता है, आयनिक यौगिक बनता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, इसमें आएगा आपका ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड। निम्न में से कौन सी अधातु है, अधातु कौन सी है, अधातु देखो आयरन क्या होता है, धातु होता है कॉपर, कॉपर एक अधातु होती है, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, अब इनमें देखना कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अम्लों से विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, इसमें ये ऑप्शन आएगा, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने रिएक्शन पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी रिएक्शन, आपने पढ़ा है कि Zn प्लस H2SO4 जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो आप सक्रियता श्रेणी को ध्यान से देखते हैं, ये जो हाइड्रोजन होता है इस हाइड्रोजन से जिंक ऊपर होता है। जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर होगा वही एसिड से हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर सिल्वर को H2SO4 में डाल दिया जाए तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में नीचे की तरफ है, यानी कि हाइड्रोजन से वो कम क्रियाशील होता है। ये था आपका 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, यानी कि धातु के परमाणु उच्च विद्युत धनात्मकता, इसका मीनिंग क्या होता है। धातु की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, उसमें यही पढ़ते हैं परिभाषा में कि धातु वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो धातुओं की कोशिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में क्या बनाते हैं, वो आयन बनाते हैं। क्या धनायन यानी कि धनात्मक, जमा प्लस का निशान होता है। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं, ये हमने का जो इससे पहले वाला लेक्चर इसमें हमने पढ़ा भी था, मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे। तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अक्षारीय होते हैं सामान्यतः, है ना। कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो अक्षारीय और अम्लीय दोनों तरह बिहेव करते हैं, बट सामान्यतः इसमें पूछा गया तो इसमें अक्षारीय ऑप्शन। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। कि चुंबकीय अशुद्धियों को प्रयोग अशुद्धियों को दूर करने के लिए तो सीधी सी बात हम चुंबक का यूज करेंगे, क्योंकि अशुद्धियां अगर चुंबकीय होगी तो चुंबक के चिपक के वो बाहर अलग हो जाएगी। तो यानी कि हम चुंबक का यूज करेंगे, तो इसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, है ना। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। देखो सांद्रण का मीनिंग क्या होता है, जब आपको कोई भी अयस्क मिलता है तो उसके अंदर मिट्टी वगैरह भी मिली होती है, तो उसमें जितनी भी अवांछनीय पदार्थ है उनको जितना हो सके उनको अलग किया जाता है, तो उस विधि को बोलते हैं सांद्रण। तो सल्फाइड के अयस्कों का सांद्रण करने के लिए हम यूज़ करते हैं फैन पलवन विधि का, फैन पलवन विधि। अब ये फैन पलवन विधि क्या होती है, आपने देखा है एक गिलास लेके उसमें साबुन का पानी या शैम्पू का पानी लेके और उसमें अगर पाइप से हवा डालते हैं तो झाग आ जाता है,
तो उसी को हम फैन पलवन विधि एक तरह से मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? आपने क्या करना है, गिलास में पानी है और उसके अंदर आपने सल्फाइड के एसिड को डाल देना पाउडर करके। तो जब आप उसमें झाग बनाओगे तो झाग के साथ चिपक कर, झाग जब ऊपर आएगा तो झाग के साथ चिपक कर ये सल्फाइड के एसिड अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उस झाग को अलग निकाल लेते हैं इस तरह से। जो झाग के साथ चिपकते नहीं है वो नीचे रह जाएंगे, और झाग के साथ चिपकेंगे कौन? सल्फाइड के, जो जैसे सल्फाइड के जो भी आपके एसिड होंगे वो इसके साथ चिपक जाएंगे। इस विधि को क्या बोलते हैं? फैन पलवन विधि। तो ये था आपका आज का क्विज जो बिल्कुल आसान था। आपने पढ़ा, आपने समझा कि कैसे क्या क्या कंसेप्ट इनके अंदर यूज़ होने लग रहे हैं। तो इस तरह से आपके टॉपिक भी रिकैप हो जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए इसको पहले सबमिट कर लेते हैं हम। तो आपने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद में आपने क्या देखा कि आपके सभी क्वेश्चन ठीक है, यानी कि आपके मार्क्स कितने? 15/15। तो इस तरह से क्विज को सबमिट करने के बाद में आप अपने रिजल्ट्स 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत आता है तो भी आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका क्रॉस का निशान, इस पर क्लिक करने पता लग जाएगा आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है। क्योंकि अभी कोई गलत नहीं है तो इसको हम चेक नहीं कर रहे। इस तरह से 1 बाय 1 क्वेश्चन चेक करके हम उनकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हम देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।